डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने जहाँ तक किया था उसके बाद हमने कुछ पेजेस पर क्रॉस लगाए हुए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपको उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गॉसिस लाइन मैग्नेटिज्म। जैसे आपने गॉसिस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, वो क्या था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में क्या होता था, 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। वो लगातार नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट चलती रहती हैं और साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट चलती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में ऐसा नहीं होता। वो निकलती तो पॉजिटिव चार्ज से और एंड उनका कहाँ हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में। वो क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूस होती हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से तो ये लगातार चलती रहती हैं, तो कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर नहीं रहती, रिजाइड नहीं करती हैं। हमेशा वो क्या है, चलती ही रहती हैं, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ इनसाइड। इसी वजह से उनके अंदर हम ये सपोज करके चलते हैं कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू इट सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए सरफेस हमेशा क्या होता है, जीरो। वो क्या होता था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है, बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ पर क्यू मैग्नेटिक फील्ड एम की कोई बात नहीं होगी, सीधा याद रखना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू में जीरो। दिस इज नोन एज गॉस लॉ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। हर एक बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको नोट्स में भी भेजा है। इनको यदि आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ भी रखा है कि देखो, ए मैग्नेट सस्पेंडेड बाय एन अनस्पेंड थ्रेड विल रेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा कहाँ रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यदि हम उसको डिस्टर्ब भी कर देते हैं तब भी वो दोबारा कहाँ आ जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे कि इन्होंने क्या करा, सॉफ्ट आयरन है उसको दाब दिया, गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर दाब दिया, ब्यूरिड कर दिया इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद उनके अंदर भी क्या हो गया, ये मैग्नेट नहीं थी, ये सॉफ्ट आयरन पीस था जिसको ब्यूरिड किया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो कुछ दिनों बाद उसको निकाला तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई तो इसका मतलब एक मैग्नेट को मैग्नेट ही, एक आयरन पीस को मैग्नेट के साथ रब करते हैं तो क्या नाम है, वो मैग्नेट बन जाती है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अर्थ के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन्होंने कहा कि व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेस वी गेट न्यूट्रल पॉइंट्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेस का मतलब क्या है, जब हम इसको लैब में बनाना भी सिखाएंगे। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपने 10th में भी देखा था कि बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ एरो की फॉर्म में जाती थी, तो इन्हें ट्रेस करेंगे तो इनके सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ दिया भी हुआ है न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट वेयर देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कर देता है। आपको ये फॉर्मूला रखना है। इसके बाद आपको देखो, यहाँ से आप चलते जाएंगे कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आप सब पढ़ते हैं कि अर्थ के अंदर क्या नाम है, कोर है। कोर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स हैं इन मोल्टन स्टेट, और हर मेटल्स किसके द्वारा बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के द्वारा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस as every substance is made up of electrons and protons. So a rotating substance has charged particle is equivalent to circulating current which in turn are responsible for earth magnetism. तो ये क्या कहता है कि अर्थ रोटेट करती रहती है, अर्थ के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं, वो मोल्टन स्टेट में हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बने हुए हैं। तो अर्थ रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, और आप सबको पता है यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है, और वो रिस्पॉन्स करंट, किसी के अंदर यदि करंट है तो वो कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करता जाएगा। अब ये देखिए, ये दूसरा है, अर्थ एटमोसफियर हैज आयनोस्फियर होता है ड्यू टू आयनाइजेशन कॉज्ड बाय हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज। नाउ एज अर्थ रोटेट्स स्ट्रॉन्ग करंट इज फॉर्म्ड, सो इन टर्न देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए, थर्ड पॉइंट आप ध्यान से देखना, अर्थ कोर इज वेरी हॉट एंड इन मोल्टन स्टेट। नाउ एज अर्थ इज रोटेटिंग, सो सर्कुलेटिंग आयंस इन द हाई कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ कोर विल फॉर्म करंट लूप्स विच कैन इन टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीज़ें क्या नाम है, थ्योरेटिकल है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब देखिए मून के अंदर कोई भी मोल्टन कोर नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, वीनस जो है मूव स्लोअर सो एज लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो जितना तेज मूव करेगा उसके अंदर उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जुपिटर फास्ट मूव करता है अर्थ से भी, तो इसके अंदर क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो सिलेबस में मेन आर्टिकल है ये आपको अच्छी तरह करना है। इस आर्टिकल का नाम है, आपको सिलेबस में भी मेंशन है, आपने देखा होगा, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप देखिए, आपको एक आर्टिकल कराया था, मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था यूनिट 3 के ए में, और वो आपको सोल्व करके भी बताया था, जिसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। वहाँ पे हमने बताया था यदि किसी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो साउथ पोलैरिटी की तरह बिहेव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोलैरिटी की तरह। तो यहाँ पर एक ये कॉइल दी हुई है, कॉइल के अंदर ये यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो परपेंडिकुलर है। आप सबको पता है यदि करंट क्लॉकवाइज मूव करता है तो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। तो यदि आप सपोज करते हैं करंट यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो साउथ पोलैरिटी की तरह बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, आपको पता ही है क्योंकि दोनों करंट और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट, तो वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो यहाँ देखिए, कंसीडर ए प्लेन लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, द अपर फेस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कर लिया अपर फेस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। मैंने अभी बताया भी है यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। एंड लोअर फेस कैसे बिहेव करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे फ्लो करेंगे, करंट के अपोजिट यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, साउथ पोल की तरह। तो बेटा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर नॉर्थ पोल भी प्रोड्यूस हो रहा है, साउथ पोल भी प्रोड्यूस हो रहा है करंट फ्लो होने की वजह से किसी क्लोज्ड कॉइल के अंदर। तो बेटा जिसके अंदर दोनों पोल हो, नॉर्थ और साउथ, तो वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, याद रखना। जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं, जैसे आपने देखा करंट एंटी क्लॉकवाइज सपोज किया हमने, लेट किया है, तो वो नॉर्थ पोल की तरह है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, साउथ पोल की तरह। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर दो नॉर्थ और साउथ पोल हों और सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो देखिए, सो द करंट कैरिंग लूप thus behaves as a system of two equal and opposite magnetic poles, hence act as a magnetic dipole। अब आपको यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना, दो चीज़ों पे, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक तो आपने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपने पढ़ा था कैपिटल एम इक्वल टू क्या था, स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 2L, और वहाँ से यूनिट क्या आई थी उसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर आई थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैंने कहा था कि आपको आगे बताएंगे कि ये एम्पियर मीटर स्क्वायर आई कैसे। अब देखिए स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट पे और एरिया पे। आप इसको इकट्ठा ले लीजिए, एम इक्वल टू के आई ए, के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एसआई सिस्टम में हमने इसको आई के को 1 मान लिया, तो एम इक्वल टू क्या हो गया, आई ए। अब यदि हम जैसे मानते हैं कि यदि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन, तो एम इक्वल टू क्या हो गया, एन आई ए। तो यहाँ से देखिए करंट एन की तो कोई यूनिट्स नहीं है, आई की यूनिट्स क्या होगी, एम्पियर, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके।